ठीक है, टीम इंडिया लड़ी तो कम से कम, सरेंडर तो नहीं किया ना उसने, लड़के हारे हैं। मतलब 5वें दिन मैच गया, आखिर सेशन में गया, आखिरी घंटे तक गया मैच। इंडियन टीम ने इतनी गलतियां की, टैक्टिकल गलतियां की और फील्डिंग में गलतियां की, कप्तानी में गलतियां की, बहुत गलतियां की, लैक ऑफ प्लानिंग आपकी तरफ से देखने को मिली। 4 या 5 इंस्टेंसेस ऐसे थे कि भाई ले लीजिए प्लीज, थाली में परोस के थाली में परोस के सब कुछ सजा कर दे दिया था। विराट कोहली जैसा कप्तान होता, क्या वो फील्ड खोलता? वो आप रखते, चौके पड़ते भी, लेकिन दूसरी टीम को यह एहसास दिलाता कि यार अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है, 370 हमारे पास तो बहुत रन है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, फील्ड अंदर ही रहेगी। क्रिकेट इतिहास में सिर्फ इससे पहले 7 बार हुआ था, क्रिकेट इतिहास में 2-2.5 तो मतलब ये अगर आपको चिंता में नहीं डाल देता है एज अ वेल विशर ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो फिर मुझे नहीं समझ आता। कोई एक मुद्दा नहीं है इधर, प्रॉब्लम ये है जो हार हुआ है 3-4 मल्टीपल फैक्टर्स है। और ऐसा नहीं कि अरे यार पिच एकदम इम्पॉसिबल था खेलने के लिए, वो बहाना गया। अगर आप बॉलिंग में आपका ये हाल है इस वक्त, ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अब क्या हो रहा है, बड़ा आसान है, आप प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे पड़ जाओ या मोहम्मद सिराज के पीछे पड़ जाओ या शार्दुल ठाकुर के पीछे पड़ जाओ। 2 चीजें हैं जो मेजर रीजन मुझे लगता है कि आपकी गेंदबाजी विकेट्स क्यों नहीं चिपका पा रही। अब लोग कह रहे हैं अर्शदीप को ले आओ, ये बदल देंगे, इसको ले आओ। भाई वो आपको जो भी अब बेंच पे बैठा होगा आपको लगेगा वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ही है। बुमराह के बारे में आपने कहा 3 टेस्ट मैच, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है आप उनको 3 ही खिलाते, बट ये डिस्क्लोज करना, पहले ही अनाउंस कर देना कि बुमराह तो 3 ही खेलेंगे जी, कितना सही आपको लगता है? टैक्टिकली आप देखें तो मोहम्मद सिराज ने एक बहुत ही एपिक वायरल लाइन बोला था, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। उसमें एक बहुत डीप मीनिंग था। डीप मीनिंग है कि भाई हमारे ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करो, 1 साल से वही करवा रहे हैं। बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल, मतलब वो थोड़ा सुमड़ी में आ जाते हैं ना, सामने आते नहीं हैं जल्दी, तो उन पे भी बात होनी चाहिए ना। अब तो 1 साल लगभग उनको भी होने आया, तो क्या कर रहे हैं वो? पाकिस्तान में थे वो कोच, तो लोग कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी खराब है, मॉर्ने मॉर्कल तो ठीक है। अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ भी वही हाल है। तो क्या आपने देखा किसी इंग्लिश बैटर के लिए प्लान आया? वो अलग बात है, जसप्रीत बुमराह ने अपने ब्रिलियंस से विकेट ले लिया, इन्होंने देखो 4 कैच छोड़ा था, बागा ने 3 कैच छोड़ा था लगाने में। गर्मियों का मौसम है और मेरे साथ आज 2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो गर्मी की छुट्टियां मना करके आए हैं। बढ़िया। कहाँ गए थे आप सब? नहीं मनाते हैं छुट्टी? हमें तो आप सिर्फ आईपीएल week के off- बीच छुट्टी मना रहे थे। हम तो आईपीएल के बाद गए हैं। बाद गए जहाँ एक विंडो था फ्री टाइम के लिए। हमारे लिए गर्मियाँ सर्दियाँ नहीं है, हमारा कैलेंडर इंडियन क्रिकेट टीम डिसाइड करती है कि जब वो आराम फरमाते हैं तब हमें छुट्टी लेने का मौका मिलता है। कहाँ घूमने गए थे सर? मैं गया था अनडिस्क्लोज लोकेशन। हम तो घर गए थे। ये तो सुरमा भोपाली हैं, ये भोपाल गए थे। भोपाल गए थे। भोपाल गए थे। मैं विदेश गया था। विलायत। हाँ विलायत। विलायत गया था। तो मेरी जो बेटी है उसे बीच का बड़ा शौक है, तो उसको मैंने देखे बीच वाले आपके वीडियोस हाँ देखे, तो रील्स मैं वहाँ देखे। गया था। बढ़िया एंजॉय करके आए सर। नेक्स्ट सर्फिंग कंपटीशन में ये आ जाएंगे बिल्कुल। अरे बड़ी टफ चीज़ है यार, बड़ी कोशिश की मैंने, बहुत मुश्किल है और मुझे अच्छी खासी चोट भी लगी, एक बड़ी बुरी फॉल हुई उसमें, लेकिन फिर भी मैंने अगले दिन फिर कोशिश करी। बट उसके लिए मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि आपको 1-2 दिन में नहीं, इसमें काफ़ी समय बिताना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। उसके लिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए, वो आप देंगे नहीं तो फिर क्या? ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ छुट्टियों को मिला करके फिर उसे साध लिया जाएगा। हाँ बट वो क्या होता है, आप थोड़ा सीखेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम हफ्ता 10 दिन ले पाते हैं, फिर वो आप उसमें भी आप हर दिन तो निकाल नहीं पाते, और बीच भी जाने में समय लगता है, वहाँ तक पहुँचने में, बिल्कुल है ना। और बीच इंडिया में मैं देख रहा था सर्फिंग में आप कर सकते हैं, पौंडीचेरी की तरफ आप कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसी वेव्स है, वेव्स भी वैसी होनी चाहिए। तो मैं जहाँ गया वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं सर्फिंग करने, क्योंकि वहाँ की जो वेव्स हैं वो बहुत शानदार है। ठीक है, तो मतलब छुट्टियों पे तो एक अलग से पॉडकास्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारा पॉडकास्ट क्रिकेट का है। तो पहला टेस्ट मैच भारत खेल चुका है लीड्स में, और आपने क्या किया छुट्टियों में? हमारी छुट्टी नहीं थी सर, हम वीक ऑफ पे बस जब 2 दिन का ऑफ था हमने मैच देखा बैठ के। रिकवरी तो हुआ है। मैच तो हमने भी देखा। हाँ मतलब आप कहीं मैच और तक आ गए थे। आप एक डेस्टिनेशन पे बैठ के बढ़िया लोग। मैच तक तो आ गए थे ना। अच्छा, मैच तक आप आ गए थे, ओके। मैच से पहले आ गए थे हम, प्रीव्यू भी किया, तो पूरा बिल्कुल मैच देखा। बिल्कुल, आपने भी देखा, बट हम तो रेगुलर ऑफिस में ही थे।
ठीक है, मैच पे थोड़ा बात करते हैं। लीड ले ली है इंग्लैंड ने लीड्स में, और मौका था भारत के पास। जैसे पिछले एपिसोड में आप नहीं थे तो विक्रांत सर थे, तो कह रहे थे कि अगर भारत को लीड लेना है तो इससे सूटेबल कंडीशंस आपको नहीं मिलेंगे, लीड्स इज़ द परफेक्ट प्लेस। बट भारत ने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ गंवाए, वहाँ पे मौका आया भारत के हिस्से। तो थोड़ा अपन भारत के परफॉर्मेंसेज पे बात करेंगे। एक नई टीम है, एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, और बजाय उसके आप ये भी देखें ना कि मौके जो इतने आए, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हो रही हैं कि लोग निशाना बना रहे हैं गौतम गंभीर को, शुभमन गिल को भी कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। बट मुझे थोड़ा सा ऐसा अटपटा देख कर लग रहा है ऐसे कि ठीक है, टीम इंडिया लड़ी तो कम से कम, सरेंडर तो नहीं किया ना उसने, लड़के हारे हैं। मतलब 5वें दिन मैच गया, आखिर सेशन में गया, आखिरी घंटे तक गया मैच, है ना, तो वहाँ तक गए तो कम से कम। तो क्या ये एक सेटिस्फैक्शन है, या फिर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा मैं होपफुल हो रहा हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ? नहीं नहीं, ये एक दुविधा है। मैं भी इससे जूझ रहा था, और आज सुबह जब सिद्धार्थ मुझे मैसेज डालते हैं सुबह क्या बात करनी, तो वो एकदम अपने मिलिटेंट अवतार में थे आज। तो उन्होंने लिखा कि ऐसा, मैंने कहा नहीं भाई, ये थोड़ा आपको दोनों तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद भी इस दुविधा में था, मैं इसको किस नज़रिए से देखूं। लेकिन इस पर हमने चर्चा भी करी, और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग राय आ रही हैं, और दोनों तरफ मुझे नहीं लगता कोई गलत है। आप जिस तरफ भी हैं, आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं या नेगेटिव, कोई गलत नहीं है। पॉजिटिव इसलिए, जैसे आपने कहा कि भाई आप इंग्लैंड गए थे, और अगर आप देखें सीरीज़ की शुरुआत में, क्या मैंने इंडिया को चांस दिया था ये सीरीज़ जीतने का? तो नहीं दिया था। मैंने इंडिया को अंडरडॉग ही माना था। बल्कि मैं तो बड़ा हैरान हुआ था कि आपकी वो जो बैटिंग ऑर्डर, जिससे आपकी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, सब पे एक सवाल या निशान था। उन्होंने रन तो बनाए, हाँ मौका आपके पास था, बेहतर कर सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो कई पॉजिटिव भी है। और अगर आप सिर्फ इंडिया और इंग्लैंड भी ना देखें, अगर आप न्यूट्रल के तौर पर भी देखें जो टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है, तो इससे बेहतर टेस्ट मैच आप क्या मांग सकते थे? कि भाई टेस्ट मैच, पूरे टेस्ट मैच में कोई भी ऐसा समय नहीं आया जहां आप क्लियर कट बोल सकते थे ये टीम तो बहुत आगे निकल गई, ये टीम तो पिछड़ गई। कांटे की टक्कर थी, नेक एंड नेक थे पूरे टेस्ट मैच में। और आखिरी दिन के 5वें दिन तक टेस्ट मैच गया, आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक आप उम्मीद लगाए बैठे थे कि इंडिया भी जीत सकती है, इंग्लैंड भी जीत सकती है, ड्रॉ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे बेहतर टेस्ट मैच हो नहीं सकता। लेकिन बावजूद इन सब पॉजिटिव के, मैं दूसरी श्रेणी में अपने आप को रखता हूँ, यानी वो जो डिसअपॉइंटेड है। और डिसअपॉइंटेड क्यों है? क्योंकि मुझे लगा ठीक है, उम्मीदें चाहे फिर भी कम हो, लेकिन फिर भी आप ऐसी स्थिति में थे जहां आपके पास मौका था इंग्लैंड को 1-0 से पिछाड़ने का। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मौके थे। एक कारण तो ये है, और उस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, मैं कारणों पे हम आएंगे ही। लेकिन क्यों मैं ज़्यादा उस श्रेणी में आता हूँ जो टीम की कुछ हद तक आलोचना भी करेंगे और डिसअपॉइंटेड भी है, क्योंकि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पहली बात तो ये। और दूसरी, आपने गलतियां भी बहुत की। कई बार क्या होता है, आप सही चीज़ सब कर रहे हो, लेकिन दूसरी टीम इतना फिनोमिनल क्रिकेट खेल जाती है, आप बोलते हो यार नहीं। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर, क्योंकि हमारी ये चर्चा हुई, भाई एडिलेड में आपकी बेइज्जती हुई, 36 सॉल आउट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने माना कि यार वो जो स्पेल था हेजलवुड का, यार वो जो समय था, ठीक है 36 पे तो ऑल आउट बनता ही नहीं है, लेकिन हाँ दूसरी टीम टॉप नॉच थी उस दिन, आपको उन्होंने पिछाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और कई बार आप क्रेडिट ऑपोजिशन को देते हो। मुझे यहाँ लगा कि इंग्लैंड ने अच्छा क्रिकेट खेला, लेकिन उन्होंने जिस तरह की पिच थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, उसको देखते हुए उस लेवल का ही क्रिकेट खेला। इंडियन टीम ने इतनी गलतियां की, टैक्टिकल गलतियां की, और फील्डिंग में गलतियां की, कप्तानी में गलतियां की, बहुत गलतियां की, लैक ऑफ प्लानिंग आपकी तरफ से देखने को मिली। तो ऐसी कई चीज़ें थी जिस पे हम आगे जाके चर्चा करेंगे, जिसकी वजह से आप हारे। तो दो कारण की वजह से मैं कहता हूँ, एक, आपके पास जब अपॉर्चुनिटी थी आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया, दूसरा आपने एलिमेंट्री मिस्टेक्स करी। तो इसलिए आप इसको कितने भी पॉजिटिव अंदाज में देखें, लेकिन फिर भी अगर आप इसको क्रिटिसाइज नहीं करते, इसको एनालिटिकली नहीं देखते, इसकी आलोचना नहीं करते, तो फिर कहीं ना कहीं आप फेयर नहीं है क्रिकेट की तरफ। तो मैं उस दूसरी श्रेणी में अपने आप को मानूंगा, जिसको लगता है कि नहीं, इंडिया को बेहतर करना चाहिए था, और अगर वो नहीं कर पाए तो गलतियां की उन्होंने। बिल्कुल, मौका जो था वो दस्तक दे रहा था आपके दरवाजे पर, आपने दरवाज़ा खोला नहीं, है ना, आपने लपका नहीं उन मौक़ों को, और वो आपके हाथ से छिटक गया, और अंततः मैच भी छिटक गया। सिद्धार्थ, आप थोड़ा मिलिटेंट अवतार में आएंगे या? मिलिटेंट ही होंगे, क्योंकि देखिए ये एक नया युग है,
ये मत सोचिए कि मैंने उनको मैसेज में बोल दिया आप इसमें तो कोई बदल जाएंगे, वो अपने अवतार में ही रहेंगे जो है, और होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए ये एक नया युग हम मान रहे हैं, ठीक है। नेचर ऑफ लॉस जो है, 4 या 5 इंस्टेंसेस ऐसे थे कि भाई ले लीजिए प्लीज, थाली में परोस के थाली दे। में परोस के सब कुछ सजा कर दे दिया था। नहीं, इतने आपके स्वाद अलग है ना कि नहीं, हमें ये थाली भी नहीं चाहिए। और अगर हम सिर्फ एक किरदार की बात करेंगे तो ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्डर के वजह से 165 रन भारी पड़ा हमारे ऊपर। यशस्वी जायसवाल। जायसवाल के कैचेस उस दिन हम देख रहे हैं, अरे ठीक है इसने 101 बनाया और 4 रन बनाए, एक ड्रॉप्ड कैच के हम लोग कितने नेगेटिव पॉइंट्स दे सकते हैं। आज कैलकुलेट करके दोनों इनिंग में हमने ये देखा कि 165 रन हमारे ऊपर भारी पड़ गए। डकेट को 2 बार, पोप को 1 बार, ब्रुक को 1 बार, और 835 रन बने हैं इंडिया के कंबाइंड इस मैच में। यस। लेकिन 13 विकेट गवाए सिर्फ 72 रन के लिए। 7 विकेट गवाए हम 41, 6 में गवाए हम 31। भाई तो सदा चली आ रही है जो परंपरा है, हम लोगों का जो टेल है वो तो ना के बराबर है। कुछ लोगों का टेल जो है, इंग्लैंड का टेल देखिए, 6 रन करीब लेके आए थे, यस। उस पे एक चला गया था। नेचर ऑफ द लॉस। अभी एक आइकॉनिक सीन है, मतलब दूर से काले बादल आ रहे हैं और बीच में सनशाइन है। ये इंडियन क्रिकेट टीम की अब स्थिति होने वाली है। काले बादल कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे हैं। इस मैच में आपके पास जसप्रीत बुमराह था, कहा गया है ये 2 ही टेस्ट और खेलेंगे। अब कौन से 2 टेस्ट खेलेंगे, शायद अगले टेस्ट तो खेलेंगे क्योंकि गैप है। भाई बाकी के 2 टेस्ट आप क्या करोगे विदाउट जसप्रीत बुमराह? आपको पता है आप क्या करोगे? आपने देख ली दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह ने कोई विकेट नहीं लिया, कोई विकेट नहीं लिया, बस तो यही मतलब आपको एक प्रीव्यू तो मिल ही गया ना, मिल ही गया। एक ट्रेलर आपको मिल गया कि जब जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं निकालेंगे तो क्या होगा। 371 टीम चेज हो चेस कर जाएगी। वही, और यही होगा। काले बादल आ रहे हैं, भारी बारिश का संभावना है, लेकिन हम छाते नहीं खोलेंगे, भीगेंगे। देखते हैं क्या होता है। एजबास्टन दूसरी जहां पर ये मैच होने वाली है, आप वहां जीते ही नहीं हो कभी। अब हो सकता है बुमराह ना खेले लॉर्ड्स, क्या करोगे आप? वहां भी तो अपने 370 रन चेस एजबास्टन में पहली करवाए बार 2022 में। ये एक और चीज़ है जो मैंने बताया, क्यों जैसे आपने शुरू में कहा ना कि इसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, बट क्यों मैं कह रहा हूँ नेगेटिव चीज़ों को हम दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस आंकड़े को देखिए। क्रिकेट इतिहास में करीब 2580 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, लगभग 150 साल है ना। 150 साल में 2580 के करीब टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। उसमें सिर्फ 9 बार ऐसे मौके हुए हैं कि किसी टीम ने 370 रन प्लस को सक्सेसफुली चेस किया है 4th इनिंग में और जीते हैं। सिर्फ 9 बार, ठीक है, 2500 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में। और उन 9 बार में 2 बार इंडिया के आखिरी 2 टेस्ट मैच, तो इंडिया ने जो आखिरी 2 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेले हैं, एजबास्टन में आपने 370 चेस करवाए, फिर आप अभी लीड्स में खेल रहे हो, तो बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस में 370 से ज्यादा लक्ष्य का पीछा कोई टीम करने में कामयाब हुई है, जो क्रिकेट इतिहास में सिर्फ इससे पहले 7 बार हुआ था क्रिकेट इतिहास में 2500। तो मतलब ये अगर आपको चिंता में नहीं डाल देता है एज अ वेल विशर ऑफ इंडियन क्रिकेट, तो फिर मुझे नहीं समझ आता किस चीज को लेकर आप चिंता। और एक ये भी चल रही है ना ऐतिहासिक हार, इसको क्यों ऐसे लोग कह रहे हैं या देख रहे हैं कि 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि 5 शतक आपकी तरफ से आए और उसके बावजूद आप हार गए, है ना। आप कोलैप्स की बात कर रहे थे, वही तो मैं बोला, राम भरोसे हमारा ये टीम, राम भरोसे है। चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, सिर्फ आपके 4 बल्लेबाज टिके, सिर्फ 4, बाकी के 7 तो है ही नहीं कोई। और आप इंडियन क्रिकेट टीम का वो जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीरियड देख लीजिए, जहां पर हम सेना में जीतते थे, आपके टेलेंडर्स ने रन्स बनाए। वही कॉन्ट्रास्ट में देख रहा था कि टेलेंडर्स ही मैच बचाते थे आकर के। 18-19 देख लीजिए, 21 देख लीजिए, 8 से लेके 11 का कंट्रीब्यूशन देख लीजिए। अरे कम से कम आप डट के तो खेलते थे, अब क्या हो गया है?
वो भी ऐसा नहीं था कि भाई 2021 में भी विकेट्स फ्लैट थे, यहां पर भी फ्लैट है। क्या हो गया है आप लोगों को? अगर कोई एक मुद्दा नहीं है इधर, प्रॉब्लम ये है जो हार हुआ है 3-4 मल्टीपल फैक्टर्स है। और ऐसा नहीं कि अरे यार पिच एकदम इम्पॉसिबल था खेलने के लिए, वो बहाना गया। आप पहले आपको स्पिनिंग कंडीशंस में आप खेल नहीं सकते हो, आप स्विंगिंग कंडीशंस में खेल नहीं सकते हो, अभी पाटा विकेट्स में भी आप खेल नहीं सकते हो। अब ये हो गया है आपका तिगड़ी, ऑसम तिगड़ी, ना स्विंग ना सीम ना फ्लैट। तीन तरफ से आप घिर गए हो, तीनों तरफ से आपको घेर लिया गया है ना, जैसा आप कह रहे हो। हाँ, नहीं बट पाटे विकेट पे तो आप खेल सकते हो ना सिद्धार्थ। आपका बॉलिंग, बल्लेबाजी, 20 विकेट आप निकाल नहीं पा रहे हो ना। आप देखो ना, बुमराह के होने के बावजूद आप पिछले 9 में से सिर्फ एक टेस्ट मैच जीत पाए हो। इसका जो कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण कि गेंदबाजी ऐसे क्यों है। अब देखिए, ये कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। मुझे लगता है ये पिछले 2-3 सालों में जो, अब उसमें कुछ कारण अगर मैं आपको बताऊं क्यों, अगर आप बॉलिंग में आपका ये हाल है इस वक्त, ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ, अब क्या हो रहा है, बड़ा आसान है, आप प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे पड़ जाओ या मोहम्मद सिराज के पीछे पड़ जाओ या शार्दुल ठाकुर के पीछे पड़ जाओ। दरअसल परेशानी आपकी ये हुई है कि 2 चीज़ें हैं जो मेजर रीज़न मुझे लगता है कि आपकी गेंदबाजी विकेट्स क्यों नहीं चटका पा रही। एक, आप ज़्यादातर, आप कोई भी टीम 50-60% अपने मैच तो घर पे खेलती है। घर पे आपने करीब 17-18 से रैंक टर्नर्स बनाने शुरू कर दिए, जहां आपने कहा फास्ट बॉलर्स की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप उस राह पे निकल पड़े। तो उससे आपका नुकसान क्या हुआ? एक तो आपके अच्छे स्पिनर्स नहीं आएंगे, क्योंकि स्पिनर्स कोई भी, साधारण स्पिनर भी वहां विकेट ले जाएगा निकाल। विदाउट डिसरिस्पेक्ट, नथिंग अगेंस्ट अक्षर पटेल, बट अक्षर पटेल भी बिशन बेदी से कम नहीं लगते थे, है ना। क्यों? क्योंकि आपने पिचेस वैसे करी। जब अब आप सपाट पिचेस में उनसे गेंदबाजी करके बोलेंगे ना विकेट चटकाओ, तो आपको पता चलेगा वो बहुत अच्छे वाइट बॉल बॉलर हो सकते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट में आपकी विकेट नहीं निकाल सकते। एक तो वहां आपकी परेशानी हुई, इसलिए आपके पास सेकंड रंग नहीं आ रहा स्पिनर्स का भी। आपके जब अश्विन जडेजा जब तक पीक पर थे वो थे, अब वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे, अश्विन छोड़ गए, एक जडेजा नहीं है, तो एक परेशानी आपकी वो है स्पिनर्स को लेकर। फास्ट बॉलिंग में भी वही परेशानी, जब आपने फ्लैट कंडीशंस दी ही नहीं, आपके फास्ट बॉलर्स भी अगर सिर्फ इसीलिए थे नंबर्स करने के लिए कि भाई पिचेस तो स्पिनर्स ही, विकेट तो सारे स्पिनर्स ही निकालेंगे, तो अब आप फास्ट बॉलर्स भी नहीं बना रहे। तो जब आपने फास्ट बॉलर्स को भी बैक करना छोड़ दिया, तो परेशानी क्या है इसमें? प्रसिद्ध कृष्णा की गलती नहीं है, सिराज की गलती नहीं है, क्योंकि आप उनको कंसिस्टेंट रन भी नहीं दे रहे। अब आप मुझे बताएं ना, सेकंड इन लाइन जो भी थे, कुछ पता ही नहीं चला। प्रसिद्ध कृष्णा भी साउथ अफ्रीका खेले, उसके बाद उनको आपने आउट कर दिया। मुकेश कुमार आया, उनको भी इक्का दुक्का मौके दिए, बाहर कर दिया। आकाशदीप आपके नए थे, उनसे एक टेस्ट मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई, उनको आपने बाहर कर दिया। हर्षित राणा आ गए, उन्होंने 1-2 टेस्ट मैच खेले, वो बाहर हो गए। अब लोग कह रहे हैं अर्शदीप को ले आओ, ये बदल देंगे, इसको ले आओ। भाई वो आपको, जो भी अब बेंच पे बैठा होगा, आपको लगेगा वो ग्रेटेस्ट प्लेयर ही है। परेशानी ये है कि अगर वो भी आ जाएंगे ना, तो हो सकता है ऐसा ही मैच में नतीजा हो। क्यों? क्योंकि आपने इन सब गेंदबाजों को लगातार चांस नहीं दिया। मैं इसलिए कहता हूं कि आज आप प्रसिद्ध कृष्णा या सिराज या शार्दुल ठाकुर पे मत पीछे पड़ जाए। उनको एक कंसिस्टेंट रन चाहिए, उनको कंडीशंस चाहिए, उनको तरीके, अगर आप बैक करोगे, कॉन्फिडेंस दोगे, तभी जाके वो आपके विकेट चटकाएंगे। क्या जब ये टीम बनी थी, लगभग हम सब ने भी यही बॉलिंग लाइनअप चुना होगा, सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा आपके टॉप एंड शार्दुल, क्योंकि आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, सबने चुना था। अब वो नहीं हुआ है तो आप पीछे पड़ गए हो। अब यही परेशानी है। अब आप इनको चेंज करते जाओगे, फिर हो सकता है मुकेश आ जाए, हर्षित आ जाए, हर्षदीप आ जाए, वो 1-1, 2-2 मैच खेलेंगे, उनसे रन नहीं बनेंगे, फिर आप उनको बाहर करोगे, फिर आप बोलोगे अरे इन सबको हटाओ, खलील अहमद उनको ले आओ यार, खलील अहमद डालेंगे, फिर उनसे नहीं होंगे। परेशानी यही है। मैं कह रहा हूँ, जैसे आप बैटर्स को बैक करने की बात कर रहे हो, आप तेज गेंदबाजों को भी बैक करो, लेकिन ये परेशानी तब से आई है क्योंकि आपने इन गेंदबाजों को ग्रूम होने नहीं दिया। एक तो बैकिंग नहीं दी, एक आपने जो घर पे पिचेस बनाई, कुछ क्योंकि आपको WTC का फाइनल खेलना था, तो आपने हर चीज़ें उसी तरह से बनाई कि भाई घर में हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो वो जो आपका ट्रेंड है ना, आज आप उस चीज़ को लेकर भुगत रहे हो। तो आज मैं इसलिए कहता हूँ कि परेशानी है, यंग टीम है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सिद्धार्थ के कि भाई काले बादल आ रहे हैं। अगर आपको फ्यूचर बनाना है, आपको अगर पूरी टीम बनानी है, तो जो शुभमन गिल ने इस मैच से पहले कहा था ना, बैकिंग की ज़रूरत है, बैटर्स को हम बैक करेंगे, आप गेंदबाजों को भी बैक करो, घर में भी अच्छी पिचेस बनाओ, जिसके थोड़े संकेत हमने देखा था जब इंग्लैंड आई थी। यहाँ आपने कुछ अच्छी पिचेस बनाई, बैटिंग पिचेस बनाई, और आपने कहा चलो भाई मैन टू मैन, आप इतने रन बनाओगे, हम भी इतने रन बनाएंगे।
उस अप्रोच के साथ जाओ तो मैं इस टीम को 2-3 साल जरूर दूंगा। अगर आप उस अप्रोच के साथ जाओ, आप एक अच्छा बॉलिंग यूनिट बनाओ जिनको बैक करो, एक बैटिंग यूनिट बनाओ जिनको बैक करो, तो टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, बस एक जो प्रॉपर प्लान होना चाहिए, ब्लूप्रिंट आपके पास वो नहीं है। था। बिल्कुल। जसप्रीत बुमराह पे थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बुमराह के बारे में आपने कहा 3 टेस्ट मैच, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक है आप उनको 3 ही खिलाते, बट ये डिस्क्लोज करना, पहले ही अनाउंस कर देना कि बुमराह तो 3 ही खेलेंगे जी, कितना सही आपको लगता है? टैक्टिकली आप देखें तो नहीं, टैक्टिकली क्या है सबको पता ही है। अगर पहले पता नहीं होता तो अब खुलेआम पता है। देखिए, आपने बीजीटी में, मैंने वही कहा था उस वक्त के शोज में भी कहा था मैंने, इट वाज नॉट इंडिया ऑस्ट्रेलिया, बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। अब यहां पर आप देख लीजिए, आपने लगभग 44 ओवर डलवा दिए बुमराह, और वो भी अब आप देखेंगे तो लगभग 1/4 हिस्सा जो उन्होंने बीजीटी में डाला था, लगभग उतना ही डाल चुके हैं एक ही टेस्ट में। वहां पर उनके पिचेस और शेड्यूल के हिसाब से बुमराह को हम कुक करेंगे। यहां कंडीशंस ऐसा होगा कि हो सकता है 2 या 3 ही टेस्ट खेल ही पाएंगे, चाहे फुल टिल्ट बुमराह भी हो। पिचेस इतने फ्लैट थे, 835 रन बने इंडिया के, और इंग्लैंड ने तो उससे ज्यादा ही बना दिया। 1600 रन और 5 दिन गया, और बुमराह ने 25 और 19 ओवर डाले, 24 और 19 ओवर डाले। आगे चलकर कितना डाल पाएंगे? 100 से अधिक ओवर तो 3 टेस्ट में ही डाल रहे हैं, 100 से अधिक। उसके बाद आप क्या करोगे? वापस वही 6 महीने 7 महीने फिर से आउट ऑफ बुमराह। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आप एक टैक्टिकली बात कर रहे हो वो तो ठीक है, आप बोलो या ना बोलो, वो उसके मैं इससे भी सहमत हो सकता हूं कि ठीक है, आपके जहन में है कि 3 ही खेलेंगे तो आप बताइए मत, आप थोड़ा कंफ्यूज रखिए, जैसे आप अपनी 11 नहीं बताते मैच से पहले ताकि अपोजिशन गेस करता रहे, वो भी एक तरीका हो सकता है। बट सच्चाई तो यही है कि वो 3 से ज़्यादा उनका खेलना मुश्किल है। और मैं बताता हूँ परेशानी क्या है। और देखिए, ये मुझे ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता हूँ, कि जब जब आप बुमराह को ज्यादा यूज करोगे ना, तब जितना आप, जैसे वही है सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, उसका अब आपने उनको इतने ओवर डलवा दिए पहली पारी में कि दूसरी पारी में आप देखिए क्यों वो विकेट लेस गए, क्योंकि उन्होंने इतना एक्स्ट्रा वर्कलोड किया है। देखिए, ह्यूमन बॉडी है, उनको अगर स्पेशलिस्ट ने बताया है कि आप इतनी ओवर्स डाल सकते हो, इतना ही कुछ कर सकते हो, कुछ देख कर बताया होगा ना। तो अगर आप फर्ज करो, जैसे कि अभी मैं बहुत लोगों को सुन रहा हूँ, अरे खिला दो यार, इंडिया की बात है, 4 के 4 टेस्ट मैच खिलाओ, ये खिला दो, मैं कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज उनको बोलो, मेरी तरफ से लो, ये सब चल रहा है। बट मैं ये कह रहा हूँ, वो तब फायदा होता कि अगर आप आपको उसके रिजल्ट भी मिलेंगे। एक तो इंजरी है, वो तो अलग बात है, बट मैं आपको कह रहा हूँ उनकी इफेक्टिवनेस भी नहीं होगी। बिल्कुल। आप वो अगर ओवर कराएंगे ना, देखिए वो भी किस तरह के गेंदबाज है आपको समझना होगा। वो एक शॉर्ट बर्स्ट मार सकते हैं, वो उस तरह के, मैं आपको मिसाल के तौर पे कहता हूँ, एक स्प्रिंटर है, यूसेन बोल्ट है, बड़ी तेज दौड़ते हैं 100 मीटर, ठीक है ना, बड़ी तेज दौड़ते हैं। अब मैं उनको कहूं कि देखिए आप 100 सबसे तेज दौड़ते हो, अब मैं आपको 5000 मीटर दौड़ा रहा हूं, जो आपका ट्रैक का रेस है, आप 100 तेज दौड़ो, फिर जब तक बाकी लोग आए फिर 100 तेज दौड़ो, फिर वो नहीं हो पाएगा। उनकी इफेक्टिवनेस क्यों नहीं होगा? आप ये कह सकते हो वो 110 मिनट दौड़ेंगे, बाकी तो समय लगाएंगे, तब तक सांस ले लेंगे, फिर ले लेंगे, बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर 100 जो उसके बाद दौड़ेंगे, उनकी इफेक्टिवनेस कम होती जाएगी, घटती जाएगी, 9 का 10 से 11 का 12 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो वो उस पेस पे नहीं दौड़ेंगे। हाँ, अगर वो रोबोट होते हैं, उसी पेस पे दौड़ सकते, तो ये आप बोल सकते थे हाँ एक नया तरीका है, हम आजमाते हैं, जब कोई आपके पास आ रहा है फिर आप दौड़ो, ऐसा नहीं होता। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि जसप्रीत बुमराह को अगर आप निचोड़ लोगे एक टेस्ट मैच में 25-26 ओवर कराओगे, जो उनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो ईशांत शर्मा नहीं है कि वो वर्क हॉर्स हो सकते हैं, उनको आप छोटे छोटे बर्स्ट में यूज कर सकते हो, वो इफेक्टिव होंगे। तो अगर हो सकता है आप उनको पहली इनिंग में 15-16 ओवर कराओ, तो हो सकता है फिर वो जब 15-16 सेकंड पारी में डालें तो वो आपके इफेक्टिव हो सकें और आपकी उतनी विकेट निकाल सकें। अब आपकी मर्जी है, आप 25 उनसे पहले करा दो, वो आपको 4-5 विकेट दे देंगे, पर प्रॉब्लम आपकी सेकंड इनिंग में आएगी। तो अगर ये सच्चाई है, तो आप चाह के भी, चाहे बुमराह भी चाहते हो, चाहे कोई भी चाहता हो, फिर भी मुझे लगता है सही नहीं होगा, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो अब आप उसको बताओ, दुनिया को ना बताओ, पर सच्चाई है। मैं कॉन्टेक्स्ट भी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। जब हम जून 29 को जीते थे, तो मोहम्मद सिराज ने एक बहुत ही एपिक वायरल लाइन बोला था, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई। उसमें एक बहुत डीप मीनिंग था।
डीप मीनिंग है कि भाई हमारे ऊपर भरोसा बिल्कुल मत करो, 1 साल से वही करवा रहे हैं। जस्सी भाई ही आपको जितवा रहे हैं लगभग, बिल्कुल। आपके बाकी के तो अरे ठीक है यार जस्सी भाई कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने ठान लिया है, ठीक है, भले ही उन्होंने कुछ एक इंस्पायर्ड स्पेल डाला होगा, कुछ एक शॉट, अगर हम बहुत पॉजिटिव्स अगर देख रहे हैं, अरे नहीं यार इसने तो 1-2 ओवर में तो बेन स्टोक्स को बहुत ये करवाया था, बेन डकेट को बीट करवा दिया था। आपका पॉजिटिविटी क्या इस हद तक गिर गया है? इतिहास गवाह है क्रिकेट में, कोई भी एक बंदा अकेले अपनी टीम को नहीं जितवा पाया है सिवाय रिचर्ड हैडली को छोड़कर 80 के दशक में। उसके साथ भी ओवन Support, चैटफील्ड थे। यहां बुमराह, उसके बाद कौन है? वो पालनहारे ही है आपके। नहीं तो इसमें फिर बहुत सारे जो आपके टीम मैनेजमेंट है, थिंक टैंक है, गौतम गंभीर है, बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल, मतलब वो थोड़ा सुमड़ी में आ जाते हैं ना, उन सामने आते नहीं हैं जल्दी, तो उन पे भी बात होनी चाहिए ना। अब तो 1 साल लगभग उनको भी होने आया, तो क्या कर रहे हैं वो? पाकिस्तान में थे वो कोच, तो लोग कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान की गेंदबाजी खराब है, मॉर्ने मॉर्कल तो ठीक है। अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ भी वही हाल है, तो थोड़ा उन पर भी तो होनी चाहिए ना चर्चा। देखिए, बैकरूम स्टाफ हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट होता है। प्लेयर गलती कर रहे हैं, कोच को ब्लेम करो, ये होता ही रहा है इंडियन क्रिकेट टीम में। अभी गंभीर क्या करेंगे इसमें? बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था, बुमराह ने अपना काम किया, 6 रन का लीड मिल गया था ना। मैं पर्सनली अगर मैं कोच रहा तो मैं मेंटर नहीं कर सकता, यार देखो यशस्वी जब बॉल ऐसे आ रहा है, ऐसे कैच पकड़ने चाहिए, ऐसे पकड़ने चाहिए। वो तो तब प्लेयर वहां फील्ड में रहता है तब भी वो कर सकता है ना। बेसिक एलिमेंट्री मिस्टेक्स, आपके पास कोई बल्लेबाजी मतलब गेंदबाजी की सपोर्ट नहीं है बुमराह को छोड़कर, कैसे जीतोगे? अगर 5 कैचेस आप छोड़ते हो, आपको कोई बिजनेस नहीं है वो मैच जीतने के लिए। आज बहुत लोग बोल रहे हैं यार जायसवाल को ड्रॉप करो ऑन द बेस ऑफ फील्डिंग। ये कभी नहीं हुआ इतिहास में, अब ना कभी होगा। या तो खराब बल्लेबाजी या खराब गेंदबाजी, इसी की वजह से आप ड्रॉप हो गए। खराब फील्डिंग ये तो कभी नहीं होगा लाइफ में। बट एक चीज़ है इसमें, देखिए मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास कोई ऐसे रिजर्व्स हैं कि आप इनको हटा दो कोई और आए। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोचिंग स्टाफ की गलती कहाँ है, मैं यही कहने का मतलब है। अगर आप देखें, पहली बात, पिच मुश्किल थी गेंदबाजी के लिए, फ्लैट पिच थी, और जैसे जैसे मैच चलता गया बेहतर होती गई, आप मानो या ना मानो। और ये चीज़ इंग्लैंड को पता थी, इसीलिए जब बेन स्टोक्स ने टॉस जीता, उनको पता था, तब उनकी आलोचना हुई जब इंडिया रन बना रही थी। पर बेन स्टोक्स को ये पता था ना यार, लीड्स में पिछले 2 दशक में 3 बार 350 से ज़्यादा चेज हो चुका है। उनको पता था कि पिच यहाँ बेहतर होती जाएगी। तो पहली बात ये आपको मानना पड़ेगा कि ये टिपिकल इंग्लिश जो हम पुराने देखते आए थे, और लीड्स की, क्योंकि आपने शुरू में बात की इंडिया के अच्छे चांस थे, वो इसलिए थे क्योंकि हम सोचते थे लीड्स यार यहाँ 4 फास्ट बॉलर खिलाओ, बड़ी मूवमेंट होगी, ये है नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड है, वो सब कुछ नहीं था। यहाँ बेहतर होती जाती बैटिंग के लिए पिच, पहली बात वो। लेकिन यहाँ कहाँ सपोर्ट स्टाफ आता है कि आप प्लानिंग करते हो। मैंने इसका उदाहरण भी दिया था। एक प्लान ये होता है कि चलो आप कोशिश कर रहे हो, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की कर रहे हो, एजेस नहीं आ रहे, प्लेन मिस हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बड़े अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं ना। शॉर्ट पिच डिलीवरी एक टैक्टिक होता है। शॉर्ट पिच जो डिलीवरी का टैक्टिक है वो आपने बिल्कुल यूज नहीं किया था। अगर आपको याद हो, वो शॉर्ट पिच गेंद दी थी जिसने हैरी ब्रुक को पहली इनिंग में 0 पे आउट कर दिया था, वो अलग बात है, नो बॉल हो गई। बेन डकेट पे भी जो कैच गया था यशस्वी जायसवाल का, वो आपने प्लान किया था कि आपने एक फील्ड रखी। मेरा ये कहने का मतलब है, जितना आपको बाउंसर को यूज करना चाहिए था, क्या आपने किया? नहीं किया। ये तब आता है जब सपाट पिच है, कुछ नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही, तो मैं क्या विकेट लूंगा? मैं कुछ सोचूंगा ना, प्लान बी प्लान सी पे जाऊंगा। तो बाउंसर इज अ वेपन। और अब वो भी समय नहीं है कि आपके मीडियम पेसर्स हैं, बाउंसर्स, इफेक्टिव तेज गेंदबाज, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह अच्छी खासी पेस रखते हैं, जो बाउंसर जैसी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कोचिंग स्टाफ आता है ना, वो बोलता है यार ये चीज़ नहीं हो रही तो चलो बाउंसर टैक्टिक पे जाते हैं, लेग साइड फील्ड खड़ी कर दो, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग रख लिया हमने, वहाँ वो शॉट कभी तो मारेगा, छोड़ता जाएगा, कभी तो शॉट मारेगा, वो करेगा। यहाँ पर आई थिंक प्रॉब्लम आती है आपकी टैक्टिक्स की, जहाँ पर आपको बॉलिंग कोच को क्वेश्चन करना चाहिए, आपको बैटिंग कोच के लिए आपके जो हेड कोच हैं, असिस्टेंट कोच है, जितने भी आपके कोचिंग स्टाफ है, सबको मिल बैठ के, एक चीज़ ये है, बाउंसर का मैंने उदाहरण दिया। दूसरा, आप हर बैटर को स्टडी करते हो, भाई इसकी ये वीकनेस है, एक नहीं ये वीकनेस है। हमने देखा ना साई सुदर्शन के लिए कैसे इंग्लैंड प्लान बना के आए, दोनों पारी में उन्होंने एक प्लान के साथ आउट किया। क्या आपने देखा किसी
इंग्लिश बैटर के लिए प्लान आया। वो अलग बात है, जसप्रीत बुमराह ने अपने ब्रिलियंस से विकेट ले लिया या शार्दुल ठाकुर ने जिस अंदाज में खेला उस तरह से आउट किया, वो हो गया। लेकिन क्या कोई प्लानिंग, यहाँ पर आपका सपोर्ट स्टाफ आता है, आपके वीडियो एनालिस्ट हैं, आपके ये हैं वो हैं, सब कोई चीज़ बना के प्लानिंग करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ थी जो आपकी सपोर्ट स्टाफ है? तो मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने टैक्टिक्स बेहतर करने पड़ेंगे और यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ की भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल। टी दिलीप आपके फील्डिंग कोच थे, बीच में उनको हटा भी दिया गया, फिर बाद में खबरें चली कि रोहित शर्मा ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया, फिर उनको रिइंस्टेट भी किया गया है। और इंग्लिश कंडीशंस जो होते हैं वहाँ मतलब आसान तो नहीं होती है फील्डिंग, एक सर्टेन स्लोप होता है ग्राउंड में, आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है, कभी बादल है कभी सनलाइट भी है, तो मतलब आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत तो नहीं जा रहे थे ना वहाँ, आपके पास फील्डिंग कोच भी नहीं था इस दौरे से पहले, आखिर में आकर के आया कि टी दिलीप जा रहे हैं साथ में। देखिए वहाँ इंग्लैंड में मुश्किल है। MS धोनी ने खुद कहा है कि यार लेट मूवमेंट इतना होता है कि मैं ठीक से पकड़ नहीं पाता हूँ गेंद को। वो हमेशा कैचेस ड्रॉप करते थे इंग्लैंड में टेस्ट्स में, ठीक है, क्योंकि इट्स, मानता हूँ एलिस्टर कुक ने एक बात बताई कि क्यों मतलब लीड्स में इतने सारे कैचेस ड्रॉप हुए हैं, क्योंकि वहां पर भी कुछ एक ये हुआ है, रिफर्बिशमेंट हुआ है स्टेडियम का, तो एक पर्टिकुलर हिस्से में ऐसा लगेगा कि यार बॉल कहीं बैकड्रॉप में खो ना जाए, तो इसलिए शायद इस बार कैच ड्रॉपिंग का जो परसेंटेज है वो ज्यादा हुआ है लीड्स में। वो एक फैक्ट हो सकता है, लेकिन तब भी बेहतरीन फील्डिंग और काम फील्डिंग अक्सर आपको मैच जितवा देती है। लेकिन जायसवाल के 4 ड्रॉप, पंत के 1 ड्रॉप, राहुल ने भी शायद उनको वो पिक नहीं हुआ था स्लिप में कि क्या कैच होने वाला है कि नहीं। ये 1-2 चीजों, 2 ड्रॉप है, एक तो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो अटेम्प्ट नहीं किया था, हाँ वो भी एक है। यस, 2 कितने कैचेस ड्रॉप हुए हैं बिकॉज ऑफ एक कंडीशंस, कोई भी नहीं। गली, स्लिप, आउटफील्ड का एक मैं मान सकता हूँ, मे बी, हाँ ठीक है, मे बी स्टेडियम के इसमें चक्कर में वो हो सकता है, लेकिन गली और स्लिप में कितने आपको कंडीशंस के ऊपर ये होता है, हार्डली। उस वक्त एंटिसिपेशन वही मेजर चीज होता है, रिफ्लेक्सेस। साई सुदर्शन भी मतलब शॉर्ट लेग पे थे, वो बहुत तेजी से गया था, लेकिन हम लोग कहते हैं यार इट वुड बी हार्श टू ड्रॉप अ कैच, नहीं, आप शॉर्ट लेग में हो, इतना एंटिसिपेशन आपको होना ही चाहिए, दैट्स द थिंग। इस केस में मैं ये कह रहा हूं, टी दिलीप ने भले ही फील्डिंग मेडल्स दिए हो, वो तो बहुत वायरल हुए थे, इसमें भी कुछ ऐसा दिखाओ कि भाई वर्स्ट फील्डर, मैं आपको बोल रहा हूं एक वर्स्ट फील्डर ऑफ द ईयर, ऐसा कुछ एक दे देते हैं, ताकि टू जस्ट सेल्फ डिप्रिशिएटिंग ह्यूमर के चक्कर में, ठीक है यार एम्बैरस हो चुका हूं, नेक्स्ट मैच में मैं एक भी ये नहीं छोड़ूंगा, है ना। अरे ह्यूमर लोगों को हजम नहीं होता भाई। अरे आप इंडिया इस तरह में तो से आजकल बोल रहे हो, तो ये कर दें इस तरह के कोई मेडल थोड़ी ना कोई इसको मानेगा। अभी वो जैसे राजीज होता है ना, द राजीज, नहीं वैसा वो तो अभी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल की कुछ वीडियो वो वायरल हो रहे थे, वो लोग कह रहे हैं, और मैंने सुना कई लोग कि डांस कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बट वो मैं वही कहता हूँ कि कई बार बड़ा आसान है बाहर से देख के कहना, बिल्कुल। पर अब वो दरअसल बात ये थी, मैं कई लोगों से बात भी कर रहा था वहाँ, दरअसल बात ये थी कि इंग्लिश फैंस उनका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इन्होंने ड्रॉप किया, ये वो कई चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको उन्होंने गुस्सा होने के बजाय उन्होंने भी उनका तरीका था उसको हैंडल करने का, हंस के उनके साथ तालियां बजा रहे थे, हाँ तुम बजा रहे हो मैं भी बजाऊंगा, तो वो एक तरीका था। वो ये नहीं कि वो इंडिया हार रही है कैच ड्रॉप कर रहे हैं और वो मस्ती कर रहे हैं उनके साथ, और नहीं, कोई जानबूझकर थोड़ी ना ड्रॉप करता है, वो उनको, बल्कि ये उनका टैक्टिक था, जो बुरा नहीं है कि वो लोग जो ताली बजा रहे थे ड्रॉप किया थैंक यू, वो वापस करते हैं ठीक है भाई तुम लोग खुश हो, तो एक तरीका है, और ये बेहतर तरीका है उस क्रिटिसिज्म से डील करने का। कई लोग होते हैं वापस गालियां दे रहे थे, तो मुझे लगता है आप अफेक्ट हो रहे हो, उन्होंने दिखाया, तो वो उन फैंस को उनको दिखा रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग जो कह रहे हो कहते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो वैसी भी चीज़ नहीं थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ह्यूमर वाली चीज़ मत लाइए, क्योंकि इस पे ही कहानियां बन गई हैं कि देखिए यशस्वी जायसवाल मजे लूट रहे हैं, यही आप ह्यूमर करते तो बोलते बेइज्जती कर दी खिलाड़ी की, वैसा यही तो दुविधा इस देश की, मैच्योरिटी से कोई देखता नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट मैच में अगर मान लो जायसवाल ने कैच लिया, अब यही मीम्स आएंगे कि यार लगान वाली मीम्स, फिर से वो ऐसे पकड़ के पूरा स्टेडियम दौड़ के सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने देखो 4 कैच छोड़ा था, बागा ने 3 कैच छोड़ा था लगान में। अभी तो वैसे वो चल रहा है, तारे जमीन का वो चल रहा है, वो
सितारे ज़मीं, सितारे नहीं ज़मीं। नहीं, अच्छा, तारे पहले ज़मीं वाले। का जो उसने कहा था, कोई मीम था, वो आमिर खान कहता है, देखिए जब गेंद आती है तो क्या वो क्योंकि देख वो पाता है, size, distance साइज और वो मेजर speed। नहीं कर पाता। हाँ। तो ये तो वो ये इतना तो हम ऑफेंसिवली नहीं है, लेकिन बागा इज द मोर, ये ना, वो कैच ही नहीं पकड़ सकता था लगान में। यस। एक कैच पकड़ लिया था उसने और पूरा ग्राउंड में ढिंडोरा पिटवा दिया था। ठीक है, तो हो सकता है बर्मिंघम में यशस्वी जायसवाल वही करे। गारंटी दे रहा हूं, ये मीम्स जरूर होंगे वायरल अगर उसने कैच लिया तो। 52% आपका वो रहा सक्सेस। आधे कैचेज मतलब आपने टपकाए, आधे पकड़ पाए आप, तो ये बहुत बुरा, इतना बुरा कैसे हो सकता है? 15 विकेट लिए हैं आप, 52% आपके हैं। यस। इट्स एज सिंपल। आपका मेजर फैक्टर ये था 13 और 52। 13 विकेट आप गवाए 72 विकेट के लिए, और 52% आपका कैचिंग परसेंटेज था। ये आंकड़े आप जम के याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक और आंकड़ा भी हो सकता है, 5-0 ये हो तो सकता है। क्योंकि देखिए, आप अभी 2 वेन्यूज में खेलने वाले हो आगे चलकर, जहां आप कभी जीते नहीं हो। लॉर्ड्स और ओवल में ठीक है, अच्छा रिकॉर्ड है, हो सकता है आप वो ह्यूमिलेशन अवॉइड भी करें। लेकिन 2011 याद रखिए, हर मैच में आप जाते थे, वो डूम्सडे फीलिंग था कि यार आज ये ड्रॉ के लिए होल्ड कर पाएंगे। मुझे वही फीलिंग्स आ रही है। बट मुझे कहीं ना ये बॉलिंग अटैक जो है, मतलब बॉलिंग मुझे 2011 की ही याद दिलाती है। जहीर खान थे उस वक्त, पहले ही मैच में, पहले ही स्पेल में पहले वो इनिंग में इंजर्ड होकर के चले injured गए हो गए, थे। हाँ। वहाँ 2 विकेट उन्होंने निकाल दिए थे। उसके बाद से जो इंडिया की बॉलिंग डिरेल हुई, प्रवीण कुमार को वापस बुलाया गया, आरपी सिंह भी आए, बट वो कहीं दिखे नहीं। मतलब नहीं, मैं उससे तुलना नहीं करूंगा। उस वक्त आपके सारे, आप आरपी सिंह को बुला रहे थे, और श्रीशांत भी आप था। आपका जो बॉलिंग अटैक उस वक्त था, उसमें 11 लोग तो इंजर्ड होके टोटल आ गए थे पूरे, आप बॉलिंग बैटिंग को मिला ले। लेकिन तब एक अनसर्टनिटी थी बॉलिंग को लेकर, आपका कोई एक फिक्स्ड, उसके बाद से तो आपने ध्यान देना शुरू किया, एक बैटरी बनाई। मुझे नहीं लगता उस तरह का आपका हाल है। और देखिए उस वक्त कंडीशंस भी हर जगह इतनी सपाट नहीं थी, आपकी बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। अभी भी आप देखें तो अगर आप कोई फ्लैट बैटिंग नहीं, अगर एक आपको इंग्लिश कंडीशन वाला मैदान मिलेगा, और शायद इसीलिए इंग्लैंड उस तरह की पिचेस नहीं बना ले रहा है, क्योंकि जहां आपको असिस्टेंट मिलेगी तो उनके बल्लेबाज भी बड़े परेशानी आएंगे, और आप भी विकेट काफ़ी ले सकते हो। तो ये इनएक्सपीरियंस ज़रूर है इस बॉलिंग अटैक में। बुमराह और आप सिराज को हटा दीजिए, फास्ट बॉलिंग की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो बाकी सब बहुत लिमिटेड टेस्ट मैच खेले हैं। तो आपको 20-25 टेस्ट मैचेस तो देने पड़ेंगे ना, उस तरह की मैच्योरिटी हर कंडीशन में गेंदबाजी करना है। इंग्लैंड में मैंने कई पूर्व खिलाड़ियों को सुन रहा था, आरपी सिंह का शायद मैं उस दिन सुन रहा था, राहुल द्रविड़ ने कहीं एक इंटरव्यू में कहा था कि यार इंग्लैंड में जो लेंथ्स हैं वो एकदम से आप नहीं सीख पाते, आपको काफ़ी समय, कई टोर्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए काउंटी क्रिकेट में खेलना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अलग तरह की लेंथ यहाँ पर आपको डालनी पड़ती है, तो उसमें भी आपको थोड़ा समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि गेंदबाजी की गलती नहीं थी, प्लानिंग की आपकी गलती थी, बट अभी आपके पास अवेलेबल टैलेंट यही है। और आप ये मत होप करिए कि सडनली एक कोई गेंदबाज आएगा वो आके हर चीज़ बदल देगा, तो वैसा नहीं होगा। वो तभी कर पाएंगे अगर कंसिस्टेंटली आप उनको बैक करोगे। बिल्कुल, एक डिसिप्लिन तो एक चीज़ होती है ना, मतलब कंसिस्टेंसी सिर्फ बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी आपको रिवॉर्ड करती है। और बॉलिंग में मैं मतलब देख रहा था पिछले, आप मोहम्मद शमी जब पहले टूर पर गए थे इंग्लैंड में, तब के मोहम्मद शमी, या फिर दूसरे टूर पर जब गए तब के शमी बिल्कुल अलग नज़र आ रहे थे। कारण मैं देख रहा था, एक पुराना इंटरव्यू पढ़ रहा था भरत अरुण का, वो कह रहे थे कि लेंथ वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और लगातार स्टंप्स की लाइन को आपको पकड़ के रखना पड़ता है, भले आपको विकेट मिले ना मिले। बट कहीं ना कहीं वो प्लानिंग में नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि बुमराह हैं वहाँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मॉर्ने मर्कल भी काफ़ी खेल चुके हैं इंग्लैंड में, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, वो भी 80+ टेस्ट मैच उन्होंने खेला है। तो क्या आखिर क्यों, सिराज भी पहले खेल चुके हैं, तो कहाँ कमी महसूस हो रही, क्यों नहीं कर पा रहे हैं भारतीय गेंदबाज? जैसे कि एक तो ये है कि भाई आपने बैक नहीं किया तो वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, वैसा है। दूसरी बात, आप बता सकते हैं, एग्जीक्यूशन वैसा चाहिए। तीसरी बात है कि क्या आपने बताए भी हैं, क्या उतने अलग अलग प्लान्स मुझे तो देखने में नहीं आए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। इसलिए मैं आपके बैकरूम स्टाफ या कोचिंग स्टाफ सब पे सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि भाई कहाँ थी वो प्लानिंग। और उसमें गलती शुभमन गिल कप्तान की भी है, कई पैमानों पर वो खरा नहीं उतरे। मिसाल के तौर पर अब 5वां दिन शुरू हो रहा है, आपके पास 370 रन है बोर्ड पे,
आपने फील्ड खोल रखी है शुरू से ही। सिराज डाल रहे हैं, अभी शुरुआती करी है, एक स्लिप के साथ कौन डाल रहा है, बाद में आपने स्लिप्स दी भी है तो फर्स्ट स्लिप हटा दी, सेकंड थर्ड रखी है। वो आप कब रखते हैं जब बैटर एकदम सेट है, कि उसको पता है वो थिन एज नहीं देगा तो वो मारेगा ही शॉट, तो सेकंड थर्ड स्लिप में आएगा, पहली स्लिप में नहीं आएगा। आपने शुरू में ही दिया, आपने स्क्वायर लेग रखा हुआ है डीप, आपने एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है डीप। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत में ही बता दिया कि भाई 370 हमें लगता है आप चेस कर सकते हो और आप खेलते हो अटैकिंग क्रिकेट, तो हमने फील्ड सेट खोली हुई है। भाई मैं अगर बल्लेबाज हूँ, मैं आपको बल्लेबाज के नज़रिए से कह रहा हूँ, मैं जितना भी कॉन्फिडेंट हूँ, इंग्लैंड कुछ भी कह ले, 370 मैंने बताया ना, जब इससे पहले 8 बार हुआ है पूरे इतिहास में, तो मुझे तो पता है ना अभी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है मैंने। अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो अगर इन फील्ड है तो कई बार ये मैसेजिंग भी जाती है, आप एक क्लोज फील्ड पूरी रखो, स्लिप्स रखो, सब इनफील्ड रखो, बाउंड्री पे ना रखो। मेरे को बड़ा अच्छा शॉट मारना पड़ेगा, मुझे बाउंड्री मिलेगी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये जहन में रखेगा यार इनको तो बड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इनके पास यार मुझे तो बहुत रन बनाने हैं, इन्होंने तो मैंने चौका मार दिया फिर भी फील्ड नहीं खोल रहे, यानी इनको नहीं लगता मैं बना सकता हूँ, मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फील्ड खोल के जाओगे तो उसको लगेगा यार देखो ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमने मारना है, इन्होंने फील्ड खोल रखी है। और उन्होंने क्या किया, आप ये सोच के आए कि ये बैस बॉल तेज अंदाज में खेलेंगे, नहीं, उन्होंने कन्वेंशनल क्रिकेट खेला, वो गए ही नहीं। उन्होंने बोला आपने फील्ड खोली है, वो सिंगल ले रहे थे, डबल ले रहे थे, सिंगल ले रहे थे, डबल ले रहे थे, उन्होंने बोला करते रहो। आप गेम से बहुत आगे थे, लेकिन आप जिस तरह से मैदान पे गए, आपने दिखाया हम पीछे हैं, आपने मैसेज भेज दिया ऑपोजिशन कैप्टन को। मैं यही बात करता हूं कि मैं उनमें से नहीं हूं जो कहता हूं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को वापस लाओ, नहीं, टाइम आ गया था, यंग टीम के साथ जाना था, और ये यंग टीम के बल्लेबाजों ने आपको दिखाया भी, दिखाएंगे भी। लेकिन मैं यहां पर जरूर बोलूंगा, अगर विराट कोहली जैसा कप्तान होता, क्या वो फील्ड खोलता? नहीं, वो आप रखते, चौके पड़ते भी, लेकिन दूसरी टीम को यह एहसास दिलाता कि यार अभी तो तुम्हें बहुत काम करना है, 370 हमारे पास तो बहुत रन है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, फील्ड अंदर ही रहेगी, ऐसे ही तो विकेट आती है। बिल्कुल। ये चीज शुभमन गिल में मुझे लगा कमी थी। दूसरी, अब शार्दुल ठाकुर को गालियां पड़ रही, बट शार्दुल ठाकुर का कभी मैल्कम मार्शल तो थे नहीं। शार्दुल ठाकुर क्या करते हैं, कई बार बल्लेबाज को इतना कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, विकेट चटका देते हैं, पर वो कैसे होता है, आप उनको स्पेल तो दोगे, आप एक औपचारिकता भर के लिए 3-3 ओवर दोगे, पहली बारी में 3 दिए, 3 ओवर के स्पेल में कोई भी गेंदबाज हो, कैसे आप विकेट चटका सकते हो? आपको भी तो टाइम लगेगा, लेंथ लाओगे, लाइन लाओगे, कोई कुछ प्लान कर रहे हो तो विकेट लोगे। तो मैं आप अगर जीतना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, दूसरी टीम बना रही है 400 रन, ये भी नहीं कि चलो सारे बॉलर्स विकेट ले रहे हैं तो भाई मेरे पास मौका ही नहीं मिला कि मैं चौथे पेसर पे जाऊं। भाई वहां पार्टनरशिप में लगे जा रही हैं, 400 रन बन रहे हैं, तो मेरे पास एक और रिसोर्स है, आप ही ने उसको खिलाया है एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, आप नहीं खिलाओगे। सेकंड इनिंग में भी उनको 3 से ज्यादा, पहला स्पेल 3 ओवर का ही मिला था, उससे ज्यादा मिलता नहीं, वो तो गनीमत है, उन्होंने विकेट चटका लिया उसके बाद। अच्छा, उसके बाद भी 2 ही ओवर मिले, ये नहीं कि उसके बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको मैच जिताते, बट यहीं पे कप्तानी की जो सोच है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो कि कई बार नई बॉल दे दूं यार उसको। नई का मतलब ये नहीं कि पहला आप, ठीक है, आप सिराज और उसी से स्टार्ट करोगे 12वें ओवर पे, 13वें ओवर पे, और अगर मैं लाया हूं, मैं अगर जेन्युइनली चाहता हूं आप विकेट लो, आप शार्दुल लो, तो मैं आपको 5-6 ओवर तो दूंगा एट अ गो। फिर नहीं आए कोई बात नहीं भाई, आप लोग कहते हैं कि वो रन लीक करते हैं, उनसे तेजी से रन तो प्रसिद्ध कृष्णा लीक कर रहे थे, पर आप उनको बैक कर रहे थे, जो अच्छी बात है। सेम आपको करना चाहिए था। तो कई चीजें ऐसे। अब दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा, एक तो अग्रेसिव आप वो थे, तीसरी बात प्लानिंग भी नहीं है भाई। अगर आपकी कुछ चीज़ नहीं चल रही, आप एक तरह से विकेट नहीं ले रहे, तो मैं क्या करता हूँ, कई बार कप्तान ये भी कहता है ना, चल यार तू इसकी बॉडी पे डालते रहे, मैं लेग साइड फील्ड ही रखता हूँ इसको, अब इसको एक्सपेरिमेंट करने दे कि ऑफ साइड पे मैं मारूं, इसी में कहीं गलती कर बैठे तो मेरे पास विकेट आ जाए। आपने वो भी नहीं दिया, तो ठीक है, अर्ली डेज है, पहला ही टेस्ट मैच था और कई चीज़ों में वो बेहतर होंगे, बट यहाँ पर भी आपने कई गलतियाँ की। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हम बॉलर्स को जरूर टारगेट करेंगे, बट ये आपके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं। और अभी भी मैं कहता हूँ, ये मत सोचिए कि अरे इसको मैं बैठा दूंगा, उसको बैठा दूंगा, तो आपके पास माइकल होल्डिंग, मैल्कम मार्शल बैठे हुए हैं कि मैं उनको ले आऊंगा। आप इंग्लैंड को देखें, इंग्लैंड भी तो अपने सेकंड थर्ड बॉलिंग अटैक से खेल रहा है ना, पर वो प्लान बना के आए ना कि भाई इस बल्लेबाज को ये करना है, इसमें ये करना है, एज कप्तान मुझे ये फील्ड लगानी है, मुझे ये करना है। आप कुछ प्लान तो लेकर आए, वो थोड़ी रो रहे हैं कि नहीं भाई हमारे पास अगर आर्चर होता, वुड होता, ये होता, हम कर देते। उन्होंने पास जो है उन्होंने उसके साथ इस्तेमाल किया, उस रिसोर्सेज का बढ़िया इस्तेमाल किया। बेन स्टोक्स, इनफैक्ट बेन स्टोक्स ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, दम लगाया जिस तरीके से आके, फर्स्ट इनिंग में मैं देख रहा था विकेट नहीं आ रहे थे, बंदा आकर के प्लान कर रहा है, सेटअप कर रहा है, चीज़ें कर रहा है, सम थिंग्स, मतलब वो कुछ ना कुछ करता है आकर के, आप देखते हो उसको, एक्टिव है वो इतना,
बट ठीक है, इंडियन टीम अभी शुभमन गिल सीखेंगे, कह रहे तभी थे। तो स्टोक्स आप देखिए पिछले 3 जो हाईएस्ट चेसेस हुए हैं ये बेसबॉल के ही टाइम में हुआ है। चाहे वो न्यूजीलैंड के सीरीज में हो जहां पर 50 ओवर ही रह गए थे, बच्चे कुछ 55 ओवर रह गए थे 300 बनाने के लिए, उन्होंने कर दिया था। 5 ओवर बाकी था तब भी ओडीआई की तरह खेल रहे थे। यस 377 78 सॉरी 378 जो उन्होंने बनाया था, और अब ये 371। वो बहुत ही प्रोएक्टिव कैप्टन है बेन स्टोक्स। और स्टोक्स की कैप्टनसी में बोल रहा हूं, उनका जो लिटमस टेस्ट था वो एक ओडीआई सीरीज था अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां पर उनका कोई सी या डी लेवल के बॉलिंग था, क्योंकि उनके पास या तो इंजरीज थे या फिर कुछ और सीरीज चल रहा था साइड बाय साइड उसके प्रिपरेशन में। उस सीरीज में उन्होंने पाकिस्तान को 3-0 हराया था, व्हाइट वॉश करवाया था। तभी साकिब महमूद आए थे उस वाले सिस्टम से, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी के ही अंडर आए थे वो। अब टेस्ट क्रिकेट में इतने प्रोएक्टिवनेस है कि भाई मैं बैटिंग में ठीक है भले ही ना कंट्रीब्यूट करूं, लेकिन बॉलिंग से तो 4 विकेट ले रहा हूं, फील्ड प्लेसमेंट जैसा कर रहा हूं, अपने रिसोर्सेस को मैनेज कर रहा हूं, कामली मैनेज कर रहा हूं मैं। ये है बेन स्टोक्स की खासियत। ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, चाहे कितनी भी तबाही हो हम आगे बढ़ते जाएंगे। दैट्स द डिफरेंस। ज़्यादातर बल्लेबाजों ने रन बनाए, 5 खिलाड़ियों ने रन बना ही लिए। 2 खिलाड़ी जिनके रन नहीं आए, करुण नायर और साई सुदर्शन। एक तो पहले मैं थोड़ा आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्या साई सुदर्शन को तरजीह देना मतलब आउट ऑफ नोवेयर आ गए? उस पैकिंग ऑर्डर में तो नहीं थे ना। अभिमन्यु ईश्वरन को आप बीजीटी लेकर के गए, वहाँ भी आपने उनको पीछे कर दिया, यहाँ इंडिया ए का कैप्टन बनाकर भेजा। ऐसा नहीं कि इंडिया ए की तरफ से बहुत ही ख़राब खेला, 2 हाफ सेंचुरी उन्होंने वहाँ पे भी बनाए, बट यहाँ पे साई सुदर्शन को आपने डेब्यू करवा दिया। मैं मतलब साई सुदर्शन बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, सब कुछ है, बट आप थोड़ा देखें ना कि अब वो आईपीएल खेल करके आ रहे हैं, और इंग्लिश कंडीशंस में आप 2 महीने 3 महीने कोई एक T20 टूर्नामेंट खेलो, तो आप एक माइंडसेट से खेल रहे हो तो ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ करना जो वो वाली बात होती है। देखिए लेजिटिमेट सवाल तो है, क्योंकि देखिए ये पहले बल्लेबाज हैं जो सब 40 के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका एवरेज है सब 40 के अंडर। लास्ट टाइम ऐसे जो बल्लेबाज को लेके आए थे वो थे WV रमन 1990 में, उनका भी एवरेज 40 के अंडर ही था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ज़्यादा दिन वो नहीं टिक पाए थे, क्योंकि उनका एक सेंचुरी अगर मैं साउथ अफ्रीका में मान लूँ, उसके अलावा उनका कुछ नहीं था अगर आप देखेंगे तो। साई सुदर्शन जो मैनर ऑफ डिसमिसल्स थे पहले इनिंग में, तो नहीं, अनपार्डनेबल, इतना बाहर का डिलीवरी था, आउटसाइड लेग स्टंप आउट हुए उस हिसाब से दिख रहे थे अच्छे से सेकंड इनिंग्स में, लेकिन वही सेम डिसमिसल। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता होगा करुण नायर के लिए। साई सुदर्शन ठीक है, अभी नया है, पहला टेस्ट है, नर्व्स है, लेकिन करुण नायर भाई 8 साल बाद टेस्ट मैच को बोला तूने एक चांस दे दो, चांस मिला, लेकिन स्पेक्टैकुलरली दोनों बार उन्होंने वो चांस गवा दिया। क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स छोड़िए ठीक है, तब तो शायद एक प्लेटफॉर्म बन चुका था 470, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत था टू पाइल ऑन द मोमेंटम। पंत और राहुल ने कर दिया था आपका काम। यही शुभमन गिल ने बताया था प्रेजेंटेशन में कि यार हम 430 440 एम कर रहे थे, डिक्लेयर करके फिर हम इंग्लैंड को कर देते, लेकिन उनका चीप डिसमिसल और टेल का कोलैप्स पूरा प्लान बर्बाद करे। तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता जो है साई सुदर्शन के लिए कम है, लेकिन मुझे करुण नायर के लिए चिंता ज्यादा है। शायद वही है कि धागा मिला है उनको, एक धागा कट एंड आपका, आप बर्मिंघम नहीं खेल रहे हो शायद। साई सुदर्शन शायद खेल लेगा, क्योंकि आपका नंबर 3 कौन है? कौन है आपका नंबर 3? ये है बड़ा सवाल। अभिमन्यु ईश्वरन को खिला सकते? नहीं, मैं तो साई सुदर्शन को नहीं खिलाता। आई थिंक बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? आपने देखिए यहीं पे कई बार सवाल खड़े होते हैं कि आपने सब 40 एवरेज फर्स्ट क्लास क्रिकेट में क्या देखा कि आप उनको सीधा ले आए। और मैं वो तब समझ सकता हूँ जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं था। आपके पास ऐसे खिलाड़ी थे जो आप लगातार
जिनको खिला रहे थे या जिनको टीम में, अब शुभमन गिल आके कहते नहीं मैं ये कल्चर बनाना चाहता हूँ जो सबको बैक करें, जो बहुत अच्छी बात है, तो ये कल्चर कंटिन्यू क्यों नहीं हो रहा भाई? आपने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ कई खिलाड़ियों को आजमाया ना, धीरे धीरे आपने लेके आए, पाटीदार हो गए, पडिक्कल हो गए, सरफराज हैं आपके, जुरैल हैं, तो कई ऐसे बल्लेबाज थे जो आपने आजमाए। अब उनमें से कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसके कंसिस्टेंट इतने फेलियर है, सबने बल्कि अच्छा ही प्रदर्शन किया। अब उनमें से कई टीम के साथ हैं जो उनको मौका नहीं मिलता, कई टीम के बाहर भी हैं, जो गलत है। और इन सब के ऊपर अब साई सुदर्शन को ले आया आईपीएल का सीजन देख के, तो ये तो पहली बार जिस पैमाने पे आप उनको लेके आए वही गलत है। टीम में भी उनसे पहले कई है, सरफराज उनसे कहीं आगे होने चाहिए, का फर्स्ट क्लास एवरेज है, वार्म अप मैचेस देख लें, हर चीज़ें देख लें, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने उससे पहले रन बनाए हुए, एक शतक भी है उनका, अर्धशतक भी है, तो वो होना ही नहीं चाहता, वो गलती थी। चलिए अब आपने वो गलती कर दी है, अब आपने उनको खिला लिया है, अब लेकिन आपने उनको खिला लिया है तो मैं नहीं चाहूँगा उनको अब ड्रॉप किया जाए, फिर वही गलती है, 2 wrongs don't make a right। आपने उनको खिलाया है, उनको फिर मौका मिलना चाहिए। इसमें भी अगर स्क्वाड की भी बात अगर आप करते तो आपको अभिमन्यु ईश्वरन को उनसे पहले खिलाना चाहिए था। वो लगातार डोमेस्टिक में करते आ रहे हैं, उनसे बेहतर एवरेज भी, और नंबर 3 पे वो बिल्कुल खेल सकते थे, कप्तान भी थे इंडिया ए के, तो उनको भी खेलना चाहिए था। अब खिला दिया आपने साई सुदर्शन को, आपको उनको खिलाए। सेम करुण नायर 7 साल बाहर बैठ के आए हैं, 2 मैचेस में वो नहीं चले, तो कम से कम उनको 7 साल उन्होंने इंतजार किया और यहाँ है, 7 पारियां तो उनको आपको देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। 3 टेस्ट मैचेस तो किसी भी खिलाड़ी को आंख बंद करके देना चाहिए। फिर परफॉर्मेंस नहीं आती, आप किसी और को मौका दे सकते हो, कोई इंजर्ड हो जाए फिर आप किसी को मौका दे सकते हो। तो एक अच्छी टीम, ऑस्ट्रेलिया की हो टीम, इंग्लैंड की टीम हो, वो इस तरह के निर्णय नहीं लेंगे, फटाफट किसी को खिलाया उसको ड्रॉप नहीं करेंगे, उनको मौके मिलेंगे। मानस लाबुशेन अभी ड्रॉप हुए हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से वो आउट ऑफ फॉर्म थे, तब जाके, तो ये खोना हमारे इंडियन क्रिकेट में ये चलता है कि आप, और जैसे मैंने कहा कि गलती की आपने इन खिलाड़ियों के साथ जिनका मैंने नाम लिया, आपने उनको लॉन्ग रोप नहीं दी और फटाफट कईयों को तो स्क्वाड से बाहर कर दिया, कईयों को 11 से बाहर कर दिया। अब वही गलती आप इनके साथ ना दोहराएं, आपने इनके साथ गए हो, अब इनको आप चांस दें, स्टिक करो आप थोड़ा उनके साथ। तो अब मैं हर, ये अनफेयर है ना, हर 2 पारी के बाद अब हम कहें अरे ये रन नहीं बना सकता, क्या 2 पारी में आप क्या बता सकते हो? शुभमन गिल 2 पारी में रन नहीं बनाते तो आप कप्तानी से हटाते थे क्या? नहीं हटाते, बिल्कुल, तो हम उनको चांस देते, सेम चीज़ है। कुलदीप यादव को आप देख रहे थे इस टेस्ट मैच में? देखिए, जिस तरह की कंडीशन थी उस वक्त, अब कहना बड़ा आसान है, मैं वही कहता हूँ, जब इवेंट हो जाता है बड़ा आसान है, उनको खिलाना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए, बट यही टीम लगभग सभी ने देखी थी ना। आप क्या जडेजा से ऊपर कुलदीप को खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे, पहले टेस्ट मैच में तो बिल्कुल नहीं खिलाते, क्योंकि वो आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी। क्या आप शार्दुल की जगह आप सब आसानी से कह देते, बट अब आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं ना, आपको बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था ना, आपको 8 पे बैटिंग भी चाहिए थी ना, तो आप शार्दुल को ही खिलाते, यही एक टीम थी। अब रिजल्ट नहीं आया तो सब वही है, वी आर ऑल वाइजर आफ्टर द इवेंट, सबने कहा मैंने तो कहा ही था कुलदीप को खिला दो, इसको खिला दो, वो नहीं है। देखिए कुलदीप, अब आप देखें, कुलदीप एक ऐसे गेंदबाज है जिनको कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है, आप उनको खिला सकते हो। मैं अब अगर आप देखेंगे तो मैं उनको ज़रूर खिलाऊंगा, ख़ासतौर पर उन पिचेस में जहां गेंदबाजों को असिस्टेंस नहीं मिल रही। पता नहीं एजबैस्टन में किस तरह की पिच मिलेगी, आगे जाके लॉर्ड्स में कैसी पिच मिलेगी, ओवल में कैसी पिच मिलेगी पता नहीं। मैनचेस्टर में तो इकलौती ऐसी जगह है जहाँ तेज़ गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो शायद आप वहाँ 2 स्पिनर ना खिलाएं। आप सोच लें 2 स्पिनर्स खिलाने के बारे में, क्यों नहीं? आप शार्दुल ठाकुर को अगर बाहर बैठाना चाहते हैं, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि उनके साथ भी आप उनको भी ड्रॉप करने का कोई रीज़न नहीं है, पर आप उनको गेंदबाजी दोगे ही नहीं, तो फिर इससे अच्छा ना ही खिलाओ। और बैटिंग जहाँ तक सवाल है, अगर आपने, देखिए अच्छी पिच है, इस वाली पिच पे क्या आपको बैटिंग का कुशन की जरूरत है? नहीं। 7 तक आपकी बैटिंग बहुत है, क्योंकि यहाँ रन तो बन ही रहे ना, यहाँ आपको कुशन है गेंदबाजी में, क्योंकि आपको 20 विकेट चटकाने हैं। तो अगर आपको वैसी चीज चाहिए तो आप 7 खिलाएं, 8वें पे आप बॉलर खिला लें, आप कुलदीप खिला लें, बाकी आपके 3 फास्ट बॉलर हैं, 2 स्पिनर्स के साथ जाएं, बेहतरीन बॉलिंग अटैक के साथ आप जाएं। और इस वक्त इंडियन टीम में जो आउट एंड आउट विकेट टेकर है, जसप्रीत बुमराह है, कुलदीप यादव है, इनको आप जरूर खिलाएं गुड बैटिंग कंडीशंस में। हाँ, ओवरकास्ट कंडीशंस है, ग्रीन पिच आपको मिले, फिर आप एक स्पिनर खिला सकते हैं, और वो जडेजा हो सकते हैं। गोइंग अहेड तो आपने बता ही दिया, मतलब ऐसा होना चाहिए प्लेइंग 11। एक थोड़ा सा टाइम है, जसप्रीत बुमराह भी शायद खेलें, मतलब हम यही उम्मीद करें, क्योंकि एक टाइम मिल गया। दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के बीच टाइम नहीं है, तो वहाँ मुश्किल है उनका खेलना, बट खेलेंगे। क्या कोई उम्मीद है, मतलब कितने प्रतिशत चांसेस आपको लगते हैं कि क्या, जैसे हमने वहाँ पिछले दौरे में किया था
पहला मैच गंवाने के बाद वापसी करी थी, क्या लगता है? लेकिन ये तो सेना में तो ये प्रथा हमारी चलती आ रही है। हम लोगों ने सेना में, इंग्लैंड में देखिए, सोचते थे ये ईयर ऑफ फर्स्ट, वाह यार हम 40 साल बाद पहला टेस्ट इंग्लैंड में जीतेंगे पहली बार। यस यस। लेकिन वो नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया में भी देख लीजिए, हम लोग पहला टेस्ट जीते थे ये बीजीटी में, लेकिन हम हार गए थे। पर्थ में। एडिलेड में जीते तब हम जीते थे। इंग्लैंड में तो कभी नहीं जीते हो 86 के बाद। साउथ अफ्रीका में आप एक टेस्ट पहली बार जीते हो, लेकिन आप सीरीज हार गए थे। न्यूजीलैंड में एक बार आप पहले टेस्ट जीते हो, एक बार 2009 में, तब आप सीरीज जीते, उसके बाद आप जीते ही नहीं हो, एक भी मैच नहीं जीते हो। तो ऐसा कोई एक ट्रेंड नहीं है कि भाई पहले टेस्ट जीते तो हम क्या सीरीज जीत पाते। ऐसा कोई ट्रेंड भी नहीं कि पहले टेस्ट हारेंगे तो क्या हारते ही जाएंगे। हुआ है काफी बार, लेकिन आसार अच्छे नहीं है। सच्ची में आसार अच्छे नहीं, क्योंकि सबसे बेस्ट कंडीशन आपको लीड्स में था, सबसे बेस्ट। एजबास्टन शायद ऐसा ही होगा, लेकिन आपका बल्लेबाजी और गेंदबाजी ज्यादातर तो बुमराह के बिना तो कमजोर ही है। लॉर्ड्स देखते हैं, पर मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे। देखिए, पहली बात, एक रीज़न है कि इंग्लैंड में इंडिया नहीं जीत पाई। आज की बात नहीं, बहुत रेयर सीरीज विन होती है अगर आप इंग्लैंड में करते हो और उसको आप सेलिब्रेट भी करते हो, जिसका मतलब 71 में जीते, 2007 में जीते, आप वो चीज़ें सेलिब्रेट तब करते हो जब बहुत रेयर ऐसे मौके आते हैं ना। तो पहली बात, एक कारण है उसके पीछे, और बड़ी बड़ी टीमें भी गई हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी भी गए हैं, बड़े बड़े बैटिंग लाइनअप्स, बॉलिंग लाइनअप्स, दिग्गज सब गए हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरा, हालिया अगर आप समय में देखें तो इंग्लैंड में कोई भी टीम जब गई है तो स्ट्रगल करती आई है। भाई इंग्लैंड का ओवरऑल रिकॉर्ड आप देखें तो उनको उनके घर में हराना आसान नहीं है। सारी टीमें फेस करती हैं। तो अब सडनली आप एक यंग इंडियन टीम से, एक नए कप्तान के साथ और इनएक्सपीरियंस टीम के साथ, उसमें भी लाइक लोग कह रहे थे यंग इंडियन टीम कहाँ है, बट यंग तो है ही ना। यशस्वी जायसवाल तो अपना पहला ही दौरा कर रहे हैं ना इंग्लैंड का। शुभमन गिल इससे पहले कितने 3 टेस्ट मैच खेले हैं ना इंग्लैंड में, कितने टेस्ट मैचेस खेले, वो आपके कप्तान हैं। ओवरऑल भी आपकी जो टीम है, सिराज, बुमराह, जडेजा हैं जो कुछ हद तक एक्सपीरियंस्ड हैं उस लिहाज से। करुण नायर तो 7 साल से खेले ही नहीं है, उससे पहले भी कितना इंडिया के लिए खेले थे। तो एक्सपीरियंस के लिहाज से देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपीरियंस टीम है आपके पास। तो सडनली उनसे उम्मीद करना कि वो जीत जाएंगे, बल्कि मैं आपको कहता हूँ पॉजिटिवली हैरान हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी एक करीबी फाइट दे दी। आलोचना इसलिए हो रही क्योंकि चांस था जीतने का, आप उसको नहीं बुना पाए। तो ओवरऑल सीरीज शुरू होने से पहले भी मैंने इंडिया को अंडरडॉग ही माना था। मुझे लगा था 3-1 से भारतीय टीम हारेगी, और वो मुझे बदलता नहीं नज़र आ रहा। मुश्किल होता है इंग्लैंड कंडीशन में, ये एक लर्निंग कर्व होगा इस इंडियन टीम के लिए। अच्छे, और 3-1 का मतलब ऐसे बुरा लगता है, बट आप देखें बीजीटी भी 3-1 हुआ, बट इधर उधर कुछ थोड़ा बहुत हो सकता था। टेस्ट मैच मेलबर्न में कुछ भी टेस्ट मैच पलट सकता था। सिडनी में भी जसप्रीत बुमराह फिट होते, क्या पता कहाँ जाता, तो वो बराबरी की भी सीरीज हो सकती। तो करीबी मामला उसी कुछ तरीके से मैं इस सीरीज को भी देखता हूँ। पहला टेस्ट आपने देख ही लिया है, तो ऐसा ही कुछ होगा। बट ओवरऑल जो थोड़ा मार्जिनल डिफरेंस, जो एक्सपीरियंस और होम कंडीशंस इंग्लैंड को मिलेगा, तो सीरीज जीतना आपके लिए मुश्किल है। भारत को किसी चमत्कार की उम्मीद करनी होगी, है ना, और पूरा एक यूनिट की तरह आपको खेलना पड़ेगा। निश्चित तौर पर स्टेप अप करना पड़ेगा गेंदबाजों को, खासकर जब जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तब। और उम्मीद करते हैं कि भारत कम से कम अच्छा खेले, लड़े, है ना, सरेंडर ना करे। लड़ के हारने में भी चलो कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, युवा टीम है, सीखेंगे ऐसे। आपके पीक टीम ने भी एक भी सीरीज नहीं जीती है, बिल्कुल। चाहे वो रोहित के ज़माने का हो, चाहे वो विराट के ज़माने का हो, धोनी के ज़माने का हो, सचिन के ज़माने में कम से कम एक तो जीते 2007 में। अभी चांस था हमारे पास, बट कोविड के चलते जो सीरीज ड्रॉ हो गया एक, वो क्या कर सकते हैं। अब देखिए, लास्ट टीम जो इंग्लैंड को हराया अपने ही घर में, वो था न्यूजीलैंड 2021 में। तब तो बेसबॉल था ही नहीं। 22 के बाद से बाहर भले ही बहुत बार हार रहे हो, ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-2 एक ड्रॉ हुआ सीरीज। 2019 में भी ड्रॉ हुआ था, बट वो ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे, मतलब बल्लेबाजी के मामले में तो सबसे कमजोर टीम थी। लेकिन 2023 में आपने एक बहुत ही तगड़े और स्ट्रॉन्ग ऑस्ट्रेलियन टीम को 2-2 तो किया, बिल्कुल। तो ये इंग्लैंड पीछे से आकर किया, है ना, हाँ, सीरीज में पीछे से आकर 2-0 डाउन थे। लकीली वहां पर बारिश हुआ था ओल्ड ट्रैफर्ड में,
उसके बाद आप दो जीते हैं इस हिसाब से। तो वही बात है, इंग्लैंड को हराना अपने घर में आजकल बहुत मुश्किल हुआ है, और ऐसे कंडीशंस में जब आप फोर्थ बैटिंग करोगे तब तो और मुश्किल है। पिचेस इतने ट्रू है वहां पर कि कोई डिटीरियोरेशन ही नहीं होगा, यही बात है। तो बहुत ही आपको माउंट एवरेस्ट प्लस K2 चढ़ाना पड़ेगा, इतना आपको एक मुश्किल दौर है वहाँ। ठीक है, ये सीरीज़ लंबी है, हमारी चर्चा भी आगे चलती रहेगी। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं रैप अप करते हैं, और अगले एपिसोड में हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे, है ना? बिल्कुल, बता देता हूँ दर्शकों को। बाकी आप लोग मंडे को देखेंगे, वो नया एपिसोड आएगा। ये तो आज ही आ जाएगा, जब हम शूट कर रहे हैं आज ही इसको शूट कर दिया जाएगा यूट्यूब पे आप लोगों के लिए। तो हमारी बातचीत कैसी लगी? हमने कोशिश की सभी पहलुओं को, सभी बिंदुओं को इसमें लाने की, उस पर चर्चा की सर ने, और सिद्धार्थ भाई ने अच्छे से डिकोड किया इसको। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग ऑडियो पे सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो radio@aajtak.com पर मेल। व्हाट्सएप में क्या चल रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप क्या बहुत चल रहा एक्टिव है है? सर, बहुत बहुत एक्टिव है। मैच के साथ लोग मतलब लगे रहते हैं यार, मतलब पैशनेट लोग हैं पूरे। मैच इतने पैशन से देखते हैं, और बल्ला बोल भी सुनते हैं, सवाल भेजते रहते हैं, अपने कमेंट्स भेजते रहते हैं। थैंक यू यार, ऑल ऑफ देम। हाँ, एक परिवार है, एक्सटेंडेड परिवार। यस, एक रिक्वेस्ट आया था उसमें कि एक बार निखिल सर के साथ शम्स सर को बुलाइए। और रिक्वेस्ट आया है, मैं बात करता हूँ शम्स सर से, इसी सीरीज में कोशिश करेंगे एक बार लाने की उनको। डन। डन। बट मंडे को इंतजार करिए, एक नया एपिसोड आएगा एक नए गेस्ट के साथ। उसी दिन बहुत review बड़े करेंगे। फैन है शम्स भाई। क्रिकेट क्या रहे जबरदस्त, कीड़ा है हमको। बहुत बहुत ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।